Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we have to study SLO 4.3.6. Explain the following properties of transition metals: relative hardness, density, melting and boiling points, variable oxidation states, formation of colored compounds. ठीक है, तो इससे पहले हमने जितने भी एस एल हैं चैप्टर 4 में वो हम कवर कर चुके हैं और ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे आप बहुत डिटेल में हम पढ़ते भी हैं और एग्जाम्स में भी मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट से या पी ब्लॉक एलिमेंट से। बट डी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेटली अगर आपसे यहाँ पर आपको दिया गया है तो आपको इसको पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, आपको यहाँ पर आपने सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है कि कैसे हैं, इनकी हार्डनेस कैसी है, ये सॉफ्ट मेटल है या हार्ड है, ये डेंसिटी क्या है। लेकिन अगर आप इनमें एक मेजर पॉइंट जो है वो अगर समझ लेंगे अगर आप, तो आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी दी हो आप इजीली उसमें बता सकते हैं कि किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट या जैसे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्यों है, अगर वो कलर देते हैं तो क्यों देते हैं, राइट। सो आई होप कि इसको आप कंप्लीट लेक्चर को सुनेंगे और फिर आप जो है वो इजीली इनके आप प्रॉपर्टीज बता सकेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं या फिर यहाँ पे इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं, आर द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द डी सबशेल। क्योंकि इनमें जो लास्ट सबशेल होता है वो डी होता है और क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबशेल में इंटर करता है, इसीलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। अच्छा, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, सो अब यहाँ पे देखें पहले ये पॉइंट कि दे आर फाउंड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। अब यहाँ पर देखें इस पीरियोडिक टेबल में, तो आपके पास ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट। अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेके आपके पास ग्रुप नंबर 12 तक ये क्या है, हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस थिंग कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ट्रांजिशन नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आप पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तब पढ़ेंगे। बट आई जस्ट वांट टू टोल यू कि हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी कि आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब डी ब्लॉक में आते हैं, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हों, जस्ट फ्यू एक्सेप्शन है, इसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, हम क्यों कहते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट को, तो इसके लिए आपके पास देखिए दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न ये है कि दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ ट्रांजिशन बिटवीन एस ब्लॉक मेटल्स एंड पी ब्लॉक नॉन मेटल्स। क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिशन है, मीन्स यहाँ पर एस ब्लॉक है विच आर मेटल्स, फिर यहाँ पर पी ब्लॉक है विच आर नॉन मेटल्स, और यहाँ पर ये क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है, एस से पी की तरफ जा रहा है ना। तो मीन्स के आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव है, राइट, हाईली रिएक्टिव है, और आपके पास ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव हैं। तो दैट मीन्स कि अब ये कैसे होंगे, ये ना तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है जैसे कि आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ना ही इतने लेस रिएक्टिव है जितने कि इस तरह से यहाँ पे नॉन मेटल्स है, राइट। तो ये क्या है, ट्रांजिशन है बिटवीन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स अ ब्रिज, एक ब्रिज बनाते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बिटवीन, राइट।
अच्छा, अब अगर यहाँ पर इनकी हम देखें प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो समझ लेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आप इजीली आपको अंडरस्टैंड आप कर लेंगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अभी जो आपको मैंने एक रीज़न बता दिया कि क्यों कहते हैं, और सेकंड रीज़न आपको खुद पता चल जाएगा जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अब हम। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं देखें। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है आपके पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको हम सीरीज़ में पढ़ते हैं, ब्लॉक्स में नहीं स्टडी करते हैं। इंस्टीड हम सीरीज़ में स्टडी करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास हम क्या करते हैं स्टडी, इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सो स्कैंडियम से जिंक तक। तो जब भी हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, तो हम इस यहाँ से स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, राइट? हम ऐसे नहीं पढ़ते, इनको ऐसे स्टडी नहीं करते, इंस्टीड हम इनको पीरियड में स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीरीज में स्टडी करते हैं, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर इनकी आपके पास, अब ये देखें कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से पीरियड से। तो ये फर्स्ट पीरियड है आपके पास, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ पीरियड से आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं। अच्छा, इनका अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, सो वो क्या होती है, n-1 d, राइट? उसके बाद ns। अब d में आप 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और s में 1 से 2 तक, राइट? अब n क्या है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, n कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को। तो यहाँ पे पीरियड क्या है, 4। सो 4 - 1 d, एंड n क्या था, 4। सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4s 1 से लेके 2 तक आप फिल कर सकते हैं। देन अब ये हो जाएगा 4 - 1 3d, राइट? तो 3d 1 से लेके 10 तक आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं 3D सीरीज, फिर इससे 4D सीरीज, इस तरह से हम ने नाम इसके रखते हैं। तो हम इनको सीरीज में पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, जस्ट लाइक दिस, ओके? अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। सो यहाँ पे अभी एज आई टोल्ड यू कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d, राइट? एंड देन आपके पास n s। लेकिन आपको पता है कि हम d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, और s में 1 से 2 तक। चलें, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अब देखें हमारे पास क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये हमारे पास क्या है, 3D सीरीज है, ओके? अच्छा, अब इनका देखें, स्कैंडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, 21 से देखें हम स्टार्ट करते हैं, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ओके? तो ये इनका एटॉमिक नंबर है। अब पहले मैं आपको एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाती हूँ ताकि आपको बाकियों की इजीली समझ आ जाए। अब अगर स्कैंडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, ओके? सो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p एंड 3d एंड 4s, ऐसे ही करते हैं हम, राइट? अच्छा, अब हमने क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सो s में आपको पता है कि आप 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो s में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेंगे, फिर s में दोबारा से 2, p में 6, तो ये कितने हो गए, 10, फिर s में 2 कर दिए और p में 6, तो ये हो गए हमारे पास 18। कितने हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं इलेक्ट्रॉन्स,
3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने क्या करना है, जब 3 रह गए हैं तो अब देखें इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने पहले 3D को फिल करना है या 4s को, राइट। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे कि वे 3D को पहले फिल करेंगे क्योंकि 3D पहले आ रहा है, फिर 4s को करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, हम पहले s को फिल करते हैं, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे, s में, एंड रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा d में। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हम पहले 4s को फिल करते हैं फिर 3D को बाद में करते हैं। सो आपके पास एक रूल होता है जिसको कहते हैं n+l रूल। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी लो होती है पहले उसको फिल किया जाता है। सो 4s की एनर्जी कम होती है 3D से, तो इसलिए हम पहले 4s को फिल करते हैं फिर 3D को फिल करेंगे। ओके, तो यही यहाँ पे आपके पास इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यही यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी वेरिएबल करती है, चेंज आता है। तो अब अगर देखें तो जितने भी आपके पास हम यहाँ ऐसे जाते जाएंगे राइट एलिमेंट्स में, तो आपको इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या होती है, सेम होती है। चेंज कहाँ पे आएगा, इस डी ब्लॉक में चेंज आएगा, राइट। डी में आपको पता है कि आप जो है 1 से लेकर 10 तक फिल कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन। सो अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा किसमें, डी में। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें एक और चीज कि डी में आपको पता है आपके पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं, आप इस तरह से आपके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल तो है, आप इलेक्ट्रॉन्स भी 10 फिल करते हैं, बट कैसे फिल करते हैं, आपके पास इस तरह से डी ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, अब इनके स्पेसिफिक नेम्स भी होते हैं, बट अभी आपको बस इतना याद रखना है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं। तो पहले हमेशा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करते हैं। अब जैसे अगर आपके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर आप कैसे फिल करते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6, राइट। पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करना है, फिर हमने उनको पेयर अप करना है। अगर यहाँ पे 8 होते तो फिर अब ये कितने हैं, 6 फिर 7 फिर 8, ऐसे, राइट। तो इसी तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, तो हम इस तरह से इनको फिल करते जाएंगे। बट पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करेंगे फिर पेयर अप करेंगे। ओके, हमेशा बेटा ऐसा ही होता है। अब अगर आप ऐसे हम जब करते हैं ना, तो हम अभी 9th क्लास तक तो हम इस तरह से लिख देते हैं, बट रियल में एक्चुअली ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इस तरह से एस ब्लॉक में देखें आप, ये एक ही ब्लॉक होता है, एक ऑर्बिटल होता है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते हैं। अगर हम पी की बात करें तो पी में हम कहते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं ना, तो 6 भी इस तरह से, और इनके नेम्स भी होते हैं लाइक पी एक्स फिर पी वाई फिर पी जेड। तो इसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इस तरह से ऐसे फिल करते हैं आप इलेक्ट्रॉन्स को। फिर आपके पास डी ऑर्बिटल आता है, तो डी में फिर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास, 1 ये 2 3 4 एंड 5। इसमें भी फिर इसके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, राइट, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी, इस तरह से। तो इस तरह से आपने इनके नेम्स अभी फिलहाल हम याद नहीं करेंगे, राइट। सिर्फ आपने फिलिंग्स देखनी है कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करते हैं। ओके, अब इस तरह से हमने देख लिया। ओके, अब यहाँ पर इसी तरह से ये देखें आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जी, स्कैंडियम को अगर हम देखें तो स्कैंडियम का अभी आपको बताया था, देखिए 3D आपके पास D में 1 आता है, 4s2, राइट। तो अब टाइटेनियम होगा तो यहाँ पे देखिए D में ही एक और इलेक्ट्रॉन आपके पास बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे पहले 4s को फिल कर दिया हमने, फिर यहाँ पे हमने टाइटेनियम में देखे क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर 22 है। सो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, पहले 4s में हमने 2 फिल कर दिए, फिर यहाँ पे इसमें 3D में 2 हमने फिल कर दिए, राइट। वेनेडियम में फिर एक और इंक्रीज हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, सो वो हमने यहाँ पे इस तरह से फिल कर दिया सिंगल सिंगल। क्रोमियम में देखें तो यहाँ पे भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, जी। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे S में 1 है और सब में बाकी, पहले हम कहते हैं ना कि पहले हम S में फिल करते हैं, तो फिर तो यहाँ पे 2 होने चाहिए थे।
अब यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम ट्रांजिशन ये कहते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी स्टेबल बेटा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होते हैं, या तो वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, फुल्ली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड मतलब जैसे यहाँ पे देखें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, या फिर पार्शली फिल्ड हो। तो अगर वो पार्शली फिल्ड है तब भी वो स्टेबल है। तो अब क्या होता है, ये आपके पास एक दो एक्सेप्शन है, एक तो आपके पास क्रोमियम है और एक आपके पास कॉपर है। कॉपर के केस में भी देखें एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में मूव कर जाता है ताकि वो कंप्लीट कर सके इसको जो है ऑर्बिटल के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे होना तो ऐसा चाहिए था कि आपके पास ऐसे होता है 3d4 एंड 4s2, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है और फिर यहाँ पे 3d5 एंड 4s1 हो जाता है ताकि d ऑर्बिटल स्टेबल हो सके। अगर d ऑर्बिटल स्टेबल होगा तो एटम ऑब्वियसली स्टेबल होगा। तो उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, या तो वो फुल्ली फिल्ड रहना चाहते हैं या पार्शली फिल्ड रहना चाहते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पर आपने नोटिस क्या करना था, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे कोई नहीं कहेगा कि हमें ये बना के दिखाओ। मकसद ये था आपको ये सब बताने का कि आपने यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है, ये इस तरह से ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखें, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आपको पता है जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता है। ऐसा ही होता है ना। अभी जब हमने एस्ट्रोक एलिमेंट्स पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग हो और केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या बनाते हैं, कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, तो वो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया है, तो अब यहाँ पे फिर क्या बनता है, जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है ना आयनिक बॉन्ड में, तो ऐसे होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। ऐसे मेटेलिक बॉन्ड ऐसे बनता है, ऐसे। अब बट यहाँ पे क्या है कि जितने ज़्यादा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मींस केमिकल बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, दैट मींस कि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। हमने देखा था कि जो सेकेंड ग्रुप है उनके जो एलिमेंट थे तो उनमें क्या था, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे थे, तो वहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, या 2 कर रहे हैं, या 3 कर रहे हैं, या 4 कर रहे हैं, तो बेटा वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, राइट। यहाँ पे देखें जितनी भी अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सब में कहीं ना कहीं रीज़न यही होगा, हमने यही बताना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़नी है, डिस्कस करनी है, वो है रिलेटिव हार्डनेस। अब इनकी हार्डनेस हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आपने याद करनी है यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको बता दूं, वो ये कि जैसे जैसे हम यहाँ इधर ही देख लें कि ऑल राइट, यहाँ पर देखें अगर यहाँ पे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो यहाँ से यहाँ तक क्रोमियम तक हम जब जाते हैं, मूव करते हैं, तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं ना। इसी डी ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसी तरह से अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, पहले 21 था, 22 है, फिर 23 है, यहाँ पे दैट मीन्स प्रोटॉन्स भी तो उतने ही होंगे ना, इंक्रीज हो रहे होंगे। प्रोटॉन्स भी 22, फिर आपके पास यहाँ पर भी प्रोटॉन्स 23 हो गए, तो दैट मीन्स इसका मतलब कि न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे, है ना। तो प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हम ये देखें तो यहाँ से यहाँ तक हम जब जाते हैं तो इस फॉर्म में अगर हम देखें तो अब यहाँ तक क्या होता है, हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ा था ना, वो जो प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी जो है वो अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने में, राइट। तो क्योंकि वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मींस शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था हमने। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे शील्ड कौन करता है, जब आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी रिपल्शन की वजह से वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो उसको दूर कर देते हैं, ऐसा ही होता है।
तो वहाँ पे हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, बट यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जिस वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, स्ट्रांगली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, जिस वजह से जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज। रीजन क्या था, अभी आपको बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है बेटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितना इनर इलेक्ट्रॉन में अगर आप आ जाओ तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। कम होने की वजह से अब क्या होगा कि जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इनका साइज डिक्रीज होता है, स्कैंडियम टू क्रोमियम। अच्छा, अब मैग्नीज के केस में अगर हम आए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये पार्शली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ी बहुत रिपल्जन होती है, इसलिए मैग्नीज का अगर आप देखें यहाँ पे एटॉमिक साइज तो क्रोमियम से ज़्यादा होता है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता बल्कि ये यहाँ पे इंक्रीज होता है। फिर अब यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकर एंड निकल, यस, इन तीनों केसेस में क्या होता है कि इनका तकरीबन यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट इक्वल हो जाते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इक्वल हो जाता है, जिस वजह से इन तीनों का साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज सेम रहता है। अगर हम यहाँ पर देखें कॉपर और जिंक के केस में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्योंकि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो रिपेल करेंगे, जब वो रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और आपके पास यहाँ पे रिपल्जन ज़्यादा होती है। तो जब रिपल्जन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एटम का साइज इंक्रीज होगा, तो इस केस में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो एटम का साइज कैसा होगा, इंक्रीज, राइट। ठीक है, अब यही बात अगर अब मैं इसमें ग्राफ में देखें, सो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। सो भी आपको जैसे बताया था कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम में क्योंकि आपके पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसलिए वो एटम का साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फिर मैग्नीज के केस में देखिए ज़्यादा होता है। फिर अगर यहाँ पे आप आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इक्वलेंट है, और फिर देखें साइज आपका कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से अब ये देखिए लाइन ऊपर जा रही है, दैट मीन्स क्यों, क्योंकि आपके पास रिपल्जन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है तो रिपल्जन की वजह से थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज। ओके, अच्छा, यही रीज़न होता है अगर हम इनकी रिलेटिव हार्डनेस पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, सो रिलेटिव हार्डनेस, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, हार्ड मेटल हैं और स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इन्वॉल्विंग डीलोकलाइज एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास डीलोकलाइज एस और डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हैं। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये एलिमेंट्स क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते रहते हैं। ट्रांजिशन मीन्स एक ऑर्बिटल से आपके पास दूसरे ऑर्बिटल में मूव करते रहते हैं। मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये 3 एनर्जी लेवल यहाँ पे हैं, 2 एनर्जी लेवल यहाँ पे है, ठीक है, इसी में अगर आप देखें तो ये यहाँ से जब यहाँ मूव करेंगे लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर, और फिर जब वो मूव करेंगे और फिर उनको वो कहेंगे कि यार ये तो हमारा, ये तो जगह ही नहीं है ना, घर ही नहीं है हमारा, तो हमें वापस जाना है। तो जब वो वापस यहाँ पे आएंगे तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ही आपके पास वो रेडिएशन को इमिट करेगा। वो रेडिएशन कौन से रीजन में होती है, विजिबल रीजन में होती है, इसीलिए आपको कलर आइन आपको देते हैं या कलर नज़र आते हैं, और इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते रहते हैं, मूवमेंट शो करते हैं फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ओके, और यहाँ पर आप देखें, अब हम यहाँ कह रहे थे, देखिए पेयर क्या है, सिंगल पेयर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज्ड हैं तो ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। सो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड बनता है, राइट।
मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, ग्रेटर हार्डनेस। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब जैसे एग्जांपल आपके पास आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेटल है, हार्ड मेटल है। अभी अच्छा यहीं पर हमने, क्योंकि अभी एस ब्लॉक भी पढ़ा है, पी ब्लॉक भी पढ़ा है, तो अभी यहीं पर साथ साथ कंपैरिजन करें ताकि आपको रिवीजन भी होता जाए। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमने देखा था कि जो भी एलिमेंट्स थे वो कैसे मेटल थे, सॉफ्ट मेटल थे, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आपके पास एक तो यहाँ पे नॉन मेटल्स आते हैं, मेटल्स नहीं होते इस साइड। और अगर यहाँ पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें तो ये हार्ड हार्ड मेटल हैं। और ये वैसे मेटल हैं जो कि नॉर्मली आप अपने डेली लाइफ में रेगुलर यूज़ भी करते हैं। भाई आपके होम में जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो उसमें क्या यूज़ हुआ है, यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या आयरन है ना घर में मोस्टली। फिर अगर हम देख लीजिए निकल, सिल्वर, कॉपर, कॉपर की तो वायरिंग बहुत फेमस है, कॉपर की वायरिंग है। तो ये सब क्या है, ये सब कैसे मेटल है, हार्ड मेटल है। दैट ऐसा तो नहीं है कि पानी में डाला और चलो वो मेल्ट हो गए, है नहीं, है ना, हार्ड मेटल है। जब आपको उनको अगर ब्रेक डाउन करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ती है, बहुत एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। ओके। अच्छा, फिर अब अगर हम डेंसिटी पर आ जाएं तो रीजन वही देखिए जो अभी अभी हमने पढ़ लिया है, वही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे डी ऑर्बिटल में, वही रीजन है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव हाई एटॉमिक मास एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, क्योंकि इनका एटॉमिक मास हाई है। अब जैसे यहाँ पर देखें आप कि अब यहाँ से यहाँ जब आप यहाँ लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं इन अ सीरीज, 3D सीरीज, हम 3D सीरीज की एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे दैट मीन्स के प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ये एटॉमिक नंबर आपका किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूट्रॉन भी इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ऑर्बिटल्स में। तो इसी तरह से क्या है कि आपके पास, हम ये कहते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन क्या है कि एटॉमिक मास बढ़ता है, मीन्स के डेंसिटी इक्वल किसके होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जब आपके पास मास इंक्रीज हो रहा है, मीन्स के पहले 21 था, फिर 22 है, फिर 23 है, तो फिर क्या है, मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये आपको डायग्राम शो करवाने का मकसद ये था कि देखें वॉल्यूम बेटा वही है, ये ऑर्बिटल आपके पास डी ऑर्बिटल ही है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास ऑर्बिटल चेंज हो रहा है, नहीं, ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल है, बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो मीन वॉल्यूम के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। तो जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी एंड मास का डायरेक्ट रिलेशन है, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे विच मीन्स एटम्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, हेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब उनका मास इन अ गिवन वॉल्यूम में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहीं पर अभी आपको बताया था कि स्कैंडियम से अगर आप क्रोमियम तक जाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स फिल होते रहते हैं। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ तक तो ये इंक्रीज करती है डेंसिटी। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन और यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट तक ये होकर तो देखिए इंक्रीज ही रही है। यहाँ तक कॉपर तक तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन है बट इंक्रीज कर रही है, लेकिन कॉपर से जिंक में डिक्रीज कर रही है। क्यों बताया, अभी बताया, डेंसिटी कम होगी, क्यों, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इन अ गिवन अमाउंट डेंसिटी पहले से कम हो जाएगी, राइट। जिंक की डेंसिटी कॉपर से कम होगी। रीजन क्या है, अभी यहाँ पे इसी डायग्राम में अब बार बार दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें जिंक में क्या है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगी। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बेटा फिर डेंसिटी थोड़ी उससे पहले से कम हो जाएगी। ओके, so yes, density increases from scandium to copper due to increase in atomic mass and decrease in atomic size। तो एटम का साइज तो नहीं बढ़ रहा भाई, शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहे ना, आपके पास एक ही ऑर्बिटल है 3D ऑर्बिटल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जा रहे हैं।
सो देन डिक्रीज एट जिंक बिकॉज ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड वीक है इसीलिए इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। अभी आपको बता दिया क्योंकि वहां पर कोई एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा है, जिस वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी देखें, एक दफ़ा समझ में आ गया, रीज़न सबका वही है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, हाई हैं। यहाँ तक आप जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, इस अगर 3D सीरीज की बात करें तो इंक्रीज हो रहा है, राइट। फिर अब a large number of unpaired electrons take part in bonding, so they have very strong metallic bond and hence high melting and boiling point। तो स्टार्ट में आपने देखा था, अगेन इसी डायग्राम को बार बार देखें ताकि समझ आ जाए। देखो क्रोमियम तक क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब यहाँ पे देखो एक अनपेड था, फिर 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ तक आपके पास मेटेलिक बॉन्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेटेलिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होगा। फिर मैग्नीज में यहाँ पे क्योंकि वो पार्शली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो फिर से अनपेड इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ तक आपका इक्वलेंट है तीनों का। और फिर जिंक और कॉपर के केस में फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेटा आप वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ऑब्वियसली कम एनर्जी देंगे तो भी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना उसको ब्रेक डाउन करने में। ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वही डायग्राम को दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इनकी वेरिएबल क्यों है। इसी डायग्राम को फिर से अगर आप देखें तो अब इससे पहले अगर देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि उनके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देते थे और उन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती थी, राइट। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसको वो लूज करते थे और उन पे +1, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती थी। अगर आपके पास सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स थे तो फिर उन पर जो है ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स थे तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में थे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते थे, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती थी उनपे। थर्ड की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 1 2 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखें, सो इनका ये है वैलेंस शेल, 3D4S क्या है, वैलेंस शेल। सो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो फिर देखें यहाँ से ये क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो इसके स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, +3। आउटर मोस्ट शेल में आप इस तरह से कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना, तो 3 को लूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +3। फिर अगर आप यहाँ पर देखें टाइटेनियम के केस में, तो टाइटेनियम में भी देखो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे या फिर ये क्या करे कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, यहाँ पर इस केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अगर ये भी लूज कर देगा तो +3 हो जाएगी, फिर अगर ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो +2, फिर अगर ये तो ये 3, फिर +4 +5, यहाँ पर भी देखें अगर, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो उतना उस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो स्कैंडियम के पास अभी हमने देखा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टाइटेनियम की देखें +2 है, +3 है, +4 है, +4 +3 +2, दैट मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उतना ही उस पर चार्ज आ जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ पे वेनेडियम की बात करें तो यहाँ पे भी देखें +2 है, +3 +4 +5, फिर क्रोमियम में भी देखें +1, क्रोमियम में अभी देखा ना आपने यहाँ पे ये देखें +1 चार्ज भी आता है क्रोमियम में, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो चाहे तो सिर्फ 4s से इसको लूज कर दे तो +1 चार्ज आ जाएगा, फिर इस तरह से इसको भी लूज कर देगा तो +2, फिर 3 4 5 6, है ना। तो इस तरह से वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा उतना इस पर चार्ज आता जाएगा, राइट।
फिर अगर हम मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पे भी देखें +2 +3 4 6 7। फिर अगर आयरन की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, +6 है। इसमें देखें तो प्लस कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है। निकल की भी देखें तो +2 +3। कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है। +1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखें, और जिंक की भी देखें यहाँ पे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसी डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को एक दफ़ा आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, हमने कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, तो यहाँ पे देखें इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अगर जिंक की देख लें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब जिंक इन दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जिंक की हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, +3 नहीं होती, क्योंकि ये देखें ये क्या है, डी क्या है, फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड है, स्टेबल है, इनको लूज नहीं करता। इन आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको लूज कर देगा, राइट। सो यहाँ पर वो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता जाएगा उतना उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आती जाएगी। ओके, अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास है, yes, colored ions. So most of the transition metal compounds, ionic as well as covalent, are colored both in solid state and in aqueous state, right? तो ये एक तो colored, जब भी ये compounds बनते हैं, इनके ions बनते हैं तो colored होते हैं, right? जैसे copper sulfate CuSO4, CuSO4 को वाटर में ऐड करो तो कैसा कलर आता है, ब्लू कलर आता है ना। ये तो नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में, तो ये हमने देखा होगा। Generally the elements ions having unpaired electrons produce colored compound। तो जिन जो unpaired electrons होंगे, फिर से इसी डायग्राम पे आ जाए वापस से जल्दी से, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वहीं पे ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो ये मूव कर सकते हैं ना फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। तो जब ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे तो ऑब्वियसली जब अपनी स्टेट में वापस आएंगे, अपने एनर्जी लेवल पर वापस आएंगे, तो जितनी लाइट इन्होंने इमिट की थी वो उतनी ही रिलीज करेंगे, और जिस स्पेक्ट्रम में वो रिलीज करते हैं वही उसका कलर वो शो करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये स्कैंडियम ऑक्साइड ये वाइट पाउडर है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी वाइट पाउडर है। सोडियम क्रोमेट देखें येलो कलर में है, ठीक है। यहाँ पे वेनाडाइल सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये आपके पास ये ब्लूइश कलर है। फिर ये मैग्नीज क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, निकल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ये देखें कॉपर सल्फेट तो मोस्टली हम यूज़ भी करते हैं। जिंक सल्फेट का ये कलर है, कोबाल्ट क्लोराइड का ये कलर है। तो ये डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स क्यों, कलर कंपाउंड क्यों देते हैं, मेनी कंपाउंड्स आर कलर्ड, रीजन क्या है, ड्यू टू डी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अभी बताया था डी में भी अगर आपको एनर्जी लेवल्स देखोगे ना, तो यहाँ पर भी इस तरह से ये एनर्जी लेवल्स आपको ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ से जहाँ जब मूव करेंगे तो फिर जब वापस आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करते हैं। द रिमेनिंग लाइट गिव्स द कंपाउंड इट्स कलर, तो जो रिमेनिंग लाइट बच जाती है वो उसको वो कलर जो है वो कलर शो करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास Cu+2 है तो उसका कलर क्या है, ब्लू है। Cr+3 है तो कलर देखिए क्या है, ग्रीन है। MnO4 पर्पल कलर, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है, राइट। सो अब ये हमने SLO कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।